शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इस बार बिहार का चुनाव देश को राह दिखाएगा। 17 नए बदलाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों से चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाने की अपील की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बिहार के मतदाताओं का दिल जीत लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस SIR पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी SIR की बिहार में सफलता के लिए आयोग ने BLO के काम की तारीफ की और सभी मतदाताओं का आभार जताया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों से चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाने की अपील की है। बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार आज देश को नई राह दिखा रहा है। 17 नए बदलाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब मतदान केंद्र पर भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। EVM बैलेट पर प्रत्याशी की रंगीन फोटो होगी ताकि मतदाता आसानी से उन्हें पहचान सके। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ये भी साफ कर दिया कि आधार कार्ड ना तो जन्मतिथि का प्रमाण है और ना ही नागरिकता का प्रमाण। आधार कार्ड न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। बिहार अब इलेक्शन मोड में आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बदलाव की विस्तार से चर्चा की है। मतदाताओं को सहूलियत हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भोजपुरी और मैथिली में संबोधन कर मतदाताओं को गदगद कर दिया। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाताओं के साथ खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर मंथन किया गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार को सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल नजर आई। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात की और सीट शेयरिंग को लेकर गंभीर चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में जेडीयू के नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
औपचारिक मुलाकात करने आए थे, तो इसमें कैसा मुलाकात हुआ, तो हमारे मित्र हैं ही, तो मित्र से दो मित्र जब मिलते हैं तो अच्छी ही मुलाकात होती है। सर सीटों को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है, ये तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी और जो घटक हैं उनसे साथ बातचीत कर ले, फिर हम लोग के साथ तो बातचीत। सर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? सब पूरा ठीक ठाक एक बहुत ही वेग शब्द है, पूरा पुख्ता है। ललन सिंह से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीटें शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर जवाब देने से धर्मेंद्र प्रधान बचते नजर आए। हालांकि इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सीट बंटवारे के बारे में बातचीत की है और जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। एनडीए में ऑल इज वेल है। अब क्या बात की थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। ऑल बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की तीसरी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बात बन गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान कभी भी हो सकते हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में सियासी हलचल इस वक्त सबसे तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की तीनों नेताओं से मुलाकात को इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव बताई जा रही है। बैठक में संभावित उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। जहां 2020 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, के साथ साथ कई सिटिंग सीट पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। कल 60 सिटिंग सीट पर चर्चा हुई थी और आज अन्य सीटों पर भी मंथन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें आप देख रहे हैं सीटों को लेकर कैसे मंथन चल रहा है। चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज पर आपको थोड़ा टेंस्ड माहौल भी नजर आ रहा होगा, लेकिन इन सब के बीच आज महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो लगातार पटना में हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर मोहर लगती है, कौन कौन उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए जाते हैं। इंडिया गठबंधन की हर बैठक महत्वपूर्ण है और सीट शेयरिंग से लेके बाकी जो चुनाव की तैयारी की बातें होंगी वो सारी अभी आज एजेंडा पे हैं, तो उस पर चर्चा चलेगी। जो बात होगी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। सीटों पर भी सीटों पर भी चर्चा होगी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बैठकों का दौर लगातार जारी है। धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। तो बिहार में आखिर किसकी बहार होगी ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन उससे पहले कैसे राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अभी अभी आपने बीजेपी के तमाम नेताओं की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मंथन चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में ये बैठक जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को 60 सिटिंग सीट पर चर्चा की गई थी और इसी बीच आज भी बैठक चल रही है।
और इसी बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक जारी। चुनाव की तैयारी में महागठबंधन जुट गया है। आरजेडी ने करीबन 60 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कहा है। कांग्रेस ने सभी सिटिंग एमएलए को चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। वीआईपी से 18 संभावित प्रत्याशी को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया है। लेफ्ट के सभी सिटिंग एमएलए को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया। सीट बंटवारे पर भी बैठक में चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान कई नामों पर मुहर लग सकती है। तो एक तरफ जहां बीजेपी की बैठक तो दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे की भी बैठक चल रही है और दोनों ही बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव अवसर पर है। कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियों की तरफ से लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की हर बैठक महत्वपूर्ण है और सीट शेयरिंग से लेके बाकी जो चुनाव की तैयारी की बातें होंगी वो सारी अभी आज एजेंडा पे हैं, तो उस पर चर्चा चलेगी। जो बात होगी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। सीटों पर भी चर्चा होगी। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। सीएम ने कहा है कि बिहार में विकास का नया अध्याय शुरू हो गया है। चुनावी साल में सीएम नीतीश लगातार सौगातों की बारिश कर रहे हैं। रविवार का दिन नालंदा जिले के नाम रहा। सीएम नीतीश ने राजगीर में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया। चुनाव से महज कुछ दिन पहले नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर में खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का लोकार्पण कर खेल प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया। ये स्टेडियम पर्यटन नगरी राजगीर के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम ये बना है। इस तरह का स्टेडियम देश लेवल पे हमको लगता है कि कहीं पे भाई एकाध अगर हो जाए तो हो जाए। ये बिहार के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इतना बड़ा स्टेडियम खास करके यहाँ के युवाओं को मिला है। हम सब पूरे बिहार वासी गौरवान्वित हैं कि हमारे बिहार में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होंगे और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनको धन्यवाद देना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश ने एनडीए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और केंद्र का सहयोग है। आप जान लीजिए बहुत आगे विस्तृत होगा। आप जान लीजिए अब इतना विस्तृत होगा और इतना बड़ा होगा कि देश भर का कुछ विस्तृत राज्य है उसी तरह से यह भी बहुत ज्यादा विस्तृत राज्य होगा। अब जरा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की विशेषताओं को भी जान लीजिए। ये बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ एक साथ 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। 1,121 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बना है। देश के सबसे यूनिक स्टेडियमों में शामिल राजगीर क्रिकेट स्टेडियम आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरह से खरा है। 7 साल में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। 12 अक्टूबर 2018 को ही स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी। स्टेडियम आधुनिक ड्रेसिंग रूम, जिम, प्रैक्टिस नेट से लैस है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर सीएम नीतीश ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने विश्व के मानचित्र पर बिहार का नाम दर्ज करा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दिवाली, छठ और विधानसभा चुनाव से पहले पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कल यानी कि 6 अक्टूबर का दिन बिहार के इतिहास में दर्ज होने वाला है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे।
कई सालों के इंतजार के बाद अब राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल औपचारिक रूप से मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लोगों की अब यात्रा 25 से 30 मिनट में पूरी हो जाएगी, जिसमें बस टर्मिनल से भूतनाथ की दूरी तय की जाएगी। राजधानी पटना और समूचे बिहार के लिए 6 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है। पटना वासियों का सालों का सपना कल साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मेट्रो का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसे में जान लीजिए कि इस मेट्रो से आपकी यात्रा कैसे सुगम होने जा रही है। 6 अक्टूबर से पटना मेट्रो की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 स्टेशनों के बीच इसका परिचालन होगा। ISBT, 0 माइल और भूतनाथ। स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से संचालन की निगरानी होगी। पटना मेट्रो 2 कॉरिडोर में बनेगी। रेड लाइन कॉरिडोर जो 16.86 किलोमीटर है और ब्लू लाइन कॉरिडोर जो कि 14.56 किलोमीटर लंबा होगा। हर कॉरिडोर में 5 मेट्रो स्टेशन होंगे। रामचक बैरिया में 76 एकड़ में ISBT का मेट्रो डिपो होगा। यहाँ 2500 किलोवाट का सब स्टेशन भी तैयार है। मेट्रो कोच के डिजाइन में भी बिहार की परंपरा और कला की झलक आपको नजर आएगी। कोचों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। मेट्रो शुरू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी, यात्रा में समय की बचत होगी। नीतीश कुमार बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव भी इस दौरान रखेंगे। CMRS यानी मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर ने ट्रायल और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके बाद कल से आम लोग पटना मेट्रो में सफर का आनंद उठा पाएंगे। कल जब पहली मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी तो न केवल एक ट्रेन होगी बल्कि यह पटना के बदलते स्वरूप और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम की प्रतीक बनेगी। तो निश्चित तौर पर कल का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो का शुभारंभ करने वाले हैं। तो कल से बिहार की राजधानी पटना मेट्रो की नई रफ्तार से दौड़ेगी। राजधानी के लोगों के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपने के साकार होने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल 21 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 की राशि दी जाएगी। सीएम नीतीश डीबीटी के माध्यम से इस राशि को भेजेंगे और अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी जा चुकी है। पहले 2 चरण में 1 करोड़ महिला को राशि मिली थी और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कल 21 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी जाएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त सोमवार को मिलेगी, जिसमें 21 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि जाएगी। इस खबर के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एनडीए ने इस पर जहां उत्साह जताया तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने निशाना साधा है। 10-10 हजार रुपये की राशि जा चुकी है। 21 लाख और महिलाओं के खाते में यह राशि जा रही है। निश्चित रूप से यह महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी जो यह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से महिलाओं को ये बहुत सशक्त बनाएगा, स्वावलंबी बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। अब बिहार की महिलाएं भी स्वरोजगार कर सकेंगे और महिलाओं में इसका अच्छा खासा उत्साह है। हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर तबके के लिए एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इस दिशा में महिला रोजगार योजना मील का पत्थर साबित हुआ है। इस योजना के माध्यम से अब तक 75 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में सीधा 10,000 रुपए की राशि गई है, ताकि वो रोजगार की दिशा में अपने कदम को बढ़ा सकें। एनडीए घटक के दल डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि सारे के सारे उनके घटक दल को ये डर सता रहा है, बौखलाहट है कि उनकी सत्ता जा रही है। उसे बचाने के लिए वो किसी भी तरह की चुनावी चुन घोषणा कर रहे हैं, कैश पर वोट कर रहे हैं, लोग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और खास करके बिहार की महिला समझदार है, वो जानती है कि इस बार उन्हें अधिकार के लिए लड़ना है और इसी बदले में वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही हैं।
और देखिए, बिहार के चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम दलों के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा की है, जिसमें बीजेपी ने बूथ पर बुर्का में वोट देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बीजेपी की इस मांग पर अब सियासत तेज हो गई है। अपनी बात को रखा है उन्होंने और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। चुनाव आयोग से हम लोगों ने भी फेयर इलेक्शन की ही मांग की है और फेयर इलेक्शन ही होगा, धांधली किसी की नहीं चलेगी। श्री यादव हार का बहाना तलाश रहे हैं, चुनाव मैदान में जाने से डर रहे हैं, रिंग में उतरने से पहले रेफरी पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब राजद बुरी तरह हारने वाला है। तो कांग्रेस का इतिहास, आरजेडी का इतिहास रहा है कुछ कब्जा करने का, और जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा है। अब चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, बिहार में कानून का राज्य है, निष्पक्ष चुनाव होगा, पूरा भरोसा करते हैं। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में निष्पक्ष चुनाव की मांग की, जो अभी भी आपने सुना। और तेजस्वी के इसी बयान पर सियासत गरमाई हुई थी, जिसको लेकर तमाम दलों ने अपनी बातें रखी है और ये कहा है कि किसी भी तरह की धांधली बिहार में चुनाव में नहीं चलेगी। बढ़ते आगे, देखिए, बिहार चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग की टीम बिहार आई। तमाम दलों के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी ने एक अलग ही मांग रख दी। उन्होंने कहा कि बूथ पर बुर्का में वोट देने पर प्रतिबंध लगाने की बात उनकी तरफ से की गई। ये मांग की गई है कि वैसे लोग जो बुर्का में वहां पर पहुंचेंगे बूथ पर, उन्हें वोट नहीं देने देना है। बीजेपी की इस मांग को भी लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट डालने आने वाली महिलाओं के चेहरे का मिलान वोटर आईडी से करने की मांग उठाई है, जिसे लेकर अब बिहार की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बीजेपी का तर्क है कि इससे चुनाव में फर्जी मतदाताओं की पहचान होगी, क्योंकि पहले भी इसी तरह से फर्जी वोट डालने की घटना सामने आ चुकी है। वहीं जेडीयू ने भी बीजेपी की इस मांग का समर्थन किया। यह तो सर्वविदित है कि मतदान के दौरान देश के कई भागों में बुर्का पहने महिला वोटर को पकड़ा गया था। पूर्व के उदाहरण को देखते हुए बुर्का पहने महिला वोटरों की पहचान करने की भाजपा की मांग समय का तकाजा है। हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही मतदाताओं की आस्था और मर्यादा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। वहीं बीजेपी की मांग पर कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है कि इस तरह की राजनीति करना बीजेपी की आदत है, ताकि वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके। साथ ही आरजेडी ने भी बीजेपी की मांग पर सवाल खड़े किए। देखिए, हर पार्टी को अपना अपना सुझाव देना था, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। भारतीय जनता पार्टी अपने डीएनए के अनुसार अपनी बातों को रख दी है। जब तक वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, उनको रात में नींद नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में इस बात का डर है कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के आम आवाम डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से नकार चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से बुर्काधारी महिलाओं की पहचान को लेकर मांग की है, जिसने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल होने से ये यात्री नाराज हो गए। सुबह 11:30 बजे से यात्रियों को आश्वासन मिल रहा था। आकाशा एयरलाइंस के अधिकारियों ने टेक्निकल समस्या बताया और फिर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। सूत्रों की माने तो पक्षी के टकराने की वजह से विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई। सोमवार की सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट से भेजने का वादा कर रहे हैं और इसी बीच ये यात्री लगातार हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा एयरपोर्ट से बता रहे हैं।
जहां यात्रियों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल होने से ये यात्री नाराज हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह से मिलने उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंची हुई है। इसे लेकर उन्होंने बहुत पहले ही सोशल मीडिया पर ऐलान किया था। ज्योति सिंह का यह आरोप है कि पवन सिंह ने पुलिस बुला ली है। ज्योति सिंह की जिद है कि वे बिना मिले वापस नहीं जाएंगी। पवन सिंह असल गोल्फ सिटी में रहते हैं और वहीं पर वो वहां पहुंची हुई है। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह से मिलने के लिए उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ पहुंची है। सवाल करिए, आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ एफआईआर है कोई? ज्योति हाँ, तो एफआईआर है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने किसको बुला रहे? हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए, हमको 2-3 घंटे में हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए, हमको बुला। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई एफआईआर है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। क्या आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती तब भी आप थाने नहीं जाओगी? तो हम थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो कोई और थोड़े ना। अब पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी तो करो इधर करो। किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए। क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? मिली है जब यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए? ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। और फिलहाल इस बुलेटिन